भारत एक कृषि प्रधान देश है। वैसे हम में से ज़्यादातर लोग किसान नहीं हैं, जो किसान हैं वो भी अब कृषि से काफ़ी दूर हो चुके हैं, लेकिन प्लांटिंग का शौक़ अब ज़्यादातर लोगों को है। खासकर जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है या फिर अब मॉनसून आ रहा है तो ज़्यादातर लोग अपने घरों के आसपास छोटे छोटे गमलों में जहाँ जहाँ जगह हैं पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं। सड़क के किनारों पर, सड़क के बीचों बीच, डिवाइडरों पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और मकसद यही होता है कि पर्यावरण की हम रक्षा करें, शुद्ध ऑक्सीजन मिले। लेकिन प्लांटिंग की जो ये होड़ है, गार्डनिंग की जो होड़ है, हमें सही मायने में पता ही नहीं है कि आखिरकार हमें कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए जो सही मायनों में हमारे लिए काम के साबित हो और पशु पक्षियों के लिए भी काम के साबित हो, क्योंकि आखिरकार पर्यावरण समूचे अस्तित्व को जुड़कर बनता है। और ऐसे में आज मैं एक खास टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ कि आखिरकार हमें कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मयूरिका गोयल और आज मेरे साथ एक खास मेहमान मैं जोड़ रही हूँ, डॉक्टर जितेंद्र गवली। वडोदरा शहर उन्हें पर्यावरणविद के रूप में जानता है और कम्युनिटी साइंस सेंटर के डायरेक्टर तो है ही। जितेंद्र गवली सर का स्वागत करती हूँ। नमस्ते सर। अभी हाल ही में हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है और जैसे ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, हर कोई जिसका पेड़ पौधों से कोई कभी लेन देन भी नहीं होता है, नाता भी नहीं होता है, फिर भी वो पेड़ लगाने लग जाता है और उस पेड़ की अगर केयर हो जाए तो बहुत ही सोने पे सुहागा है। लेकिन पेड़ पौधे जो लगाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं कौन से होने चाहिए, वो आज टॉपिक मैं जितेंद्र सर से पूछने वाली हूँ। सर, सबसे पहला यही सवाल है, ये जो गुबार अचानक विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर उठता है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मैं ऐसा कहूँगा कि आजकल सोशल मीडिया ने भी कुछ ज़्यादा मेनेस करके रखा है इस चीज़ों का, कि हम लोग सिर्फ पोस्ट के लिए, कुछ लाइक्स के लिए हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग वो हो गए, लाइमलाइट में आ गए या 4 लोग मुझे पहचानते हैं तो मैं उनको दिखाने के लिए कुछ करना चाहूँगा। तो इस तरह की जो मेंटालिटी आजकल यंगस्टर्स में काफ़ी देखने को मिली। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे शो ऑफ करने के लिए लगाते हैं, लेकिन कुछ हद तक ये भी बहुत बड़े पैमाने पे अपने अपने सोशल मीडिया को लाइक्स देने में और कमेंट देने में लगे रहते हैं। तो इसलिए भी काफ़ी कुछ रील भी बनाने का अभी तो बहुत बड़ा ट्रेंड चालू है कि हम लोग जैसे देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे हर कोई बंदा रील बना के कुछ ना कुछ रिलीज़ करता रहता है। विश्व पर्यावरण दिवस हमेशा बचपन से, क्योंकि अभी तो ये ट्रेंड हो गया है कि स्कूलों में बचपन से ही बच्चों को 5 जून यानी पर्यावरण दिवस, ये एक सीख है, हमको सबको मालूम है। और इसी की वजह से स्कूलों में भी उन्होंने उनके ऊपर संस्कार होते हैं कि कुछ ग्रीनरी बढ़ाने के कुछ एफर्ट किए जाए, कुछ गार्डन की बात हो जाए, कोई प्लांटेशन या सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है तो अपने पेरेंट्स या तो टीचर इंस्ट्रक्शन देते हैं। कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह, काफ़ी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिशन का भी उसमें आयोजन करते रहते हैं। तो एक अवेयरनेस के हिसाब से एक ऐसा दिन होना बहुत ज़रूरी है कि विश्व पर्यावरण दिवस एक अच्छा दिन मैं कहूँगा कि चलो उस बहाने हम लोग सोचते हैं कि ग्रीन कवर हमारा कितना है या ब्लू कवर, वाटर बॉडीज़ कितनी है, क्या है। तो एक ये अवेयरनेस के हिसाब से सही है। लेकिन अगर हमारे सीजनलिटी की या क्लाइमेट की बात करूँ तो वो कोई सूटेबल दिवस नहीं है कि जब हम लोग प्लांटेशन करने का सोचते हैं या करते भी हैं। मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी कई बार जाके मुझे भी प्लांटेशन करना पड़ता है। आम तौर पर जाहिर जनता के बीच में और लोगों को भी साथ में लेके हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम करते हैं। लेकिन मेरा मानो तो हमको थोड़ा सा उसे पीछे करना चाहिए। 5 जून की बजाय अगर हम लोग ये 25 जून को रखते हैं इस तरह के कार्यक्रम, बाय दैट टाइम अगर 2-3 शावर हो जाते हैं बारिश के, जब भी मतलब, तो वो क्या होता है कि मिट्टी की सतह पूरी ठंडी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है सॉइल पानी मिलने से, तो तब ये आइडियल कंडीशन हो जाती है प्लांटेशन के लिए। उसके लिए गड्ढा करना भी इजी हो जाता है। तो ऐसे मॉनसून जब स्टार्ट हो जाते हैं, ऑनसेट ऑफ मॉनसून के हमको ये करना चाहिए काम, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन यही है, आपने जब बताया कि एक का देख के दूसरा भी शुरू हो जाता है, तो ये नहीं, बल्कि प्लांटेशन की बात हो, ट्रेनिंग दी जाए 5 जून को, लेकिन एक्चुअल प्लांटेशन शायद जून के एंड में या तो जुलाई में किया जाए तो अच्छा रहेगा। विदेशों से आए हुए डेज हम मनाने तो लगे हैं, लेकिन उसका लॉजिक मर जाता है जब भारत की कंडीशन की बात हो। खैर वो अलग बात है। अब 5 जून मना रहे हैं, अच्छी बात है, मना रहे हैं, लेकिन 5 जून को जो लगाए जा रहे पेड़ हैं वो कितने सर्वाइव होते हैं, वो भी वडोदरा में हमेशा सर्वे का विषय रहा है।
वो विषय भी आज मैं नहीं उठा रही हूँ। मैं उठा रही हूँ कि हमें कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ना सिर्फ एनवायरनमेंट डे पर। अब मॉनसून आ रहा है, हमारे घर में, घर के आसपास जहाँ जहाँ जगह हैं, कौन से ऐसे पेड़ पौधे होने चाहिए जो हमें भी अच्छा ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करें और साथ ही जो छोटे छोटे पक्षी हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंच सके। तो सर, ये अगला सवाल मेरा यही है कि कौन से पेड़ पौधे हमारे लिए, क्योंकि कोरोना में हमने देखा है एक एक बूंद की ऑक्सीजन के लिए हम तरसे हैं, कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं हमें? हमारे बड़ौदा की अगर हम लोग बात करें ना, तो हमारे यहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का मेन मतलब रीजन जो हमारा क्लाइमेट है वो, क्योंकि बारिश जो हमारे यहाँ होती है ना वो इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है। मैं पूरे अगर पश्चिम भारत की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे मानसून इज़ काइंड ऑफ एवरेज मानसून, मतलब ज़्यादा भी हेवी नहीं है और कम भी नहीं कह सकते, उस तरह का मानसून है। और इसीलिए जो पूरा फॉरेस्ट कवर जो हमारा है वो डेसिडियस टाइप है। तो यहाँ के जो लोकल वनस्पतियाँ हैं उसे हमको लगाना चाहिए। और ये वनस्पतियाँ ऐसी है कि जो बहुत अच्छे से सनलाइट में थ्राइव कर लेती है, मतलब सर्वाइव कर लेती है, बच जाती है, उनको जीने की चांसेस ज़्यादा है क्योंकि वो लोकल है, तो पहले से वो एडजस्ट होके बैठी है। तो हमारे यहाँ पे अगर पक्षियों को अट्रैक्ट करने का अगर कोई सोच रहा है, अपना आंगन छोटा है, 10 बाय 10 का आंगन है, फिर भी अगर किसी को ग्रीन कवर रखना है तो वो शेतूर का सोच सकता है। शेतूर एक ऐसा पेड़ है कि जो सदाहरित रहेगा, हमेशा ग्रीन रहेगा और बहुत सारे पंछियों को वो हमेशा अट्रैक्ट करता रहेगा। तो एक ये पेड़ है। दूसरा, अगर ओपन एरिया है, ड्राई एरिया है जहाँ पे पानी की किल्लत है या तो पानी कम दो तो भी उगाना है कोई प्लांट, तो उसी की तरह शेतूर के लाइन का पिलूडी है, जो मेसवाक, जो ओरिजिनल मेसवाक हमारे पूर्वजों ने जिसका दातुन वगैरह बहुत किया है, हज़ारों साल से हम लोग मेसवाक को यूज़ करते हैं, जिसको यहाँ पे पिलू कहते हैं, पिलूडी कहते हैं। तो ये पेड़ भी उसके फ्रूट को भी खाने के लिए काफ़ी अच्छे, मतलब छोटे बर्ड्स काफ़ी अच्छी संख्या में आते हैं। तो ये भी एक पेड़ हो सकता है हमारे यहाँ पे लगाने के लिए। वैसा ही एक सैंड पेपर ट्री, मतलब उसका पत्ता जो है वो हरेड़ो कहते हैं उसको गुजराती में, हरेरो या तो हरेड़ो, और वो छोटे पत्ते लेकिन उस बहुत ग्लास पेपर जैसे होते हैं, वो हार्ड होते हैं, रफ़ होते हैं सरफेस से, लेकिन उसमें आने वाले फल भी बहुत मतलब टेस्ट से खाने वाले बर्ड हैं यहाँ पे, कि जो बुलबुल है या फिर छोटे मैना वगैरह है या सिल्वर बिल है। तो ऐसे छोटे छोटे पंछी जो दाने खाते हैं, बीज खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, पैराकिट है, तो वह सारे बर्ड को अट्रैक्ट आप कर सकते हो ऐसे छोटे पेड़ लगाकर। और ये क्योंकि यहाँ के नेटिव है इसलिए उसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमारे आंगन बड़े हैं, हमको अगर और भी ज़्यादा पंछियों को अट्रैक्ट करना है, तो मैं कहूँगा कि हमको पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। सोसाइटी का जो कॉमन प्लॉट है, खास करके उसके सेंटर में अगर एक पीपल का पेड़ हो तो पूरे जितने भी अपार्टमेंट उसके इर्द गिर्द हैं सबको बहुत अच्छा बर्ड व्यू मिल सकता है। बहुत सारे पंछी पीपल के पेड़ पे आते हैं। मेरा 2016 में एक ऑब्जर्वेशन टाइम्स में आया था, जिसमें एक महीने के ऑब्जर्वेशन में 28 बर्ड मैंने दांडिया बाज़ार के एक पीपल के पेड़ पे दिखे थे। तो इस तरह के एक अच्छे ऑब्जर्वेशन मिल सकती है। जो बर्ड लवर है उसको पीपल के पेड़ के बारे में सोचना चाहिए। मैं यही कहता हूँ हमेशा कि बरगद है या पीपल है या औदुंबर या उम्बर जो है, ये यहाँ के, हमारे यहाँ के लोकल पेड़ है और वो बहुत फास्ट ग्रोइंग है, बहुत अच्छे से ग्रो कर लेते हैं बहुत कम समय में, 3-4 साल में तो बहुत ऊंची हाइट मिल जाती है। तो ये पेड़ को अगर हम लगाएं ना तो घर से कम किसी भी घर से हमको 30-35 फुट की दूरी पे लगना चाहिए। इसलिए होगा क्या कि जब भी ये पेड़ बड़े होंगे तो काफ़ी साल आपके हाथ में होंगे कि आपके तुरंत ऊपर ये पेड़ की कोई ब्रांचेस ना आए, क्योंकि ये पेड़ बहुत सारे इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं और इंसेक्ट को खाने के लिए काफ़ी कोई शिकारी पक्षी भी आते हैं। इसीलिए पूरी अगर इकोसिस्टम के मज़े लेने हैं कि भाई बड़ौदा की इकोसिस्टम क्या है, तो बरगद या पीपल ये पेड़ तो हमको सोसाइटी के, जैसे मैंने बोला, कॉमन प्लॉट में या घर से 35-40 फुट दूर ऐसे डिस्टेंस पे अगर ये पेड़ लगाए जाए तो बहुत बढ़िया पंछियों का ऑब्जर्वेशन होगा। आपको भी आनंद होगा कि आपने कुछ इकोसिस्टम में, यहाँ के लोकल इकोसिस्टम में कुछ कंट्रीब्यूट किया है। गुजरात का वडोदरा शहर संस्कारी नगरी है, कला नगरी है और साथ ही पर्यावरण की नगरी है। हमारे यहाँ तो नाम ही बरगद के पेड़ से पड़ा है, वड,
वड से वडोदरा, यानी पर्यावरण को प्यार करना वो हमारी रग रग में है। और इसलिए आज इस मुद्दे पर खास मैं बात कर रही हूँ कि पेड़ ज़रूर लगाइए, लेकिन कौन से लगाने हैं वो हम एक्सपर्ट से जान रहे हैं। अब ये तो बात हो गई कि थोड़ी सी बड़ी जगह हो और बड़े पेड़ लगाने हो। अगर आपके पास घर में जगह नहीं है, आप बालकनी में या छोटी छोटी जगह पर गमलों में अगर पेड़ लगा रहे हैं, और अब तो इंडोर प्लांट्स का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, घर सजाने के लिए लगाते हैं, लेकिन उसके जो फ़ायदे होते हैं वो भी कैसे हम मैक्सिमम ले सकते हैं, वो भी हम गवली सर से ज़रूर पूछेंगे। सर, घर में प्लांट्स लगाने का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, तो घर में कौन से प्लांट लगाना आप एडवाइस करेंगे? जी बिल्कुल, इंडोर प्लांट्स में क्या होता है कि ऐसे प्लांट लगाएं जिनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। मनी प्लांट से हम सारे वाकिफ़ हैं, मनी प्लांट हमको पता है। दो मनी प्लांट इज़ अ पॉइजनस प्लांट, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि मनी प्लांट एक पॉइजनस प्लांट है, उसमें पॉइजन रहता है इन द सेंस कि वो एसिडिक जूस होता है उसका, अगर वो आँख में कहीं पे लग जाए तो बहुत सारी जलन हो सकती है। इसलिए मनी प्लांट बच्चों से तो दूर ही रखें, लेकिन मनी प्लांट का आप सोच सकते हो वैसे एक स्नेक प्लांट आता है कि जो बिल्कुल येलो स्ट्रिप्स होती है आजू बाजू और बीच में ग्रीन एंड वाइट के पैचेस रहते हैं। तो ये गमलों में छोटे जगह पे ये हो जाने वाले, आसानी से हो जाने वाले इंडोर प्लांट्स हैं। और भी क्रोटॉन वगैरह भी आता है उसमें, जो प्लांट इंडोर आप उगा सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि जो रंगीन पत्ते वाले प्लांट हैं, रंगीन मतलब ग्रीन जो नहीं है, तो नेचुरली ऐसे या वेरीगेटेड है येलो एंड ग्रीन के पैचेस वाले, तो ऐसे पत्तों वाले प्लांट आप नो सनलाइट या तो फिर पार्शियल सनलाइट, थोड़ी सी शाम को ढलने वाला सूरज का किरण आ रहा है, तो ऐसे जगह पे इस तरह के प्लांट आप लगा सकते हो। मन भी प्रसन्न रहता है कि इंडोर प्लांट को आप देखते हो तो कोई ज़िंदा चीज़ है, उस एंगल से आप देख रहे हो कि वो भी ज़िंदा है, वो भी पत्ते दे रहा है, वो भी बढ़ रहा है, उसकी साइज़ भी बढ़ रही है। तो आपके ही दिन नहीं जा रहे, आपके ही जीवन नहीं बढ़ रहा है, वो भी एक बढ़ने वाला साथ में, तो जीने वाला चीज़ है, तो वो एक आनंद देता है। दूसरा है कि इंडोर ये जो प्लांट है वो अपने फोटोसिंथेसिस के दौरान तो ऑक्सीजन रिलीज़ करते ही है। काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि ये फलां प्लांट बहुत ऑक्सीजन देता है, फलां कम देता है। तो इसमें मैं दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि पीपल का पेड़ इज़ नोन फॉर वेरी फास्ट ग्रोइंग, वाइल ग्रोइंग फास्ट इट रिलीजेज ऑक्सीजन मोर, या ज़्यादा ऑक्सीजन वो देता ही है। तो वो उसके मतलब क्या बोलते हैं, उसके ग्रोथ पैटर्न के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। लेकिन इसका मतलब ऐसा हरगिज़ नहीं है कि नीम का पत्ता ऑक्सीजन ही नहीं देता या कम देता है, ऐसा नहीं है। हर पेड़, कोई भी पेड़, मतलब कभी भी पेड़ ऐसा नहीं होता कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने तो ऐसा भी सुना था ये कोनोकार्पस के बारे में लोग ऐसा कह रहे थे कि अब વધારે कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े जाए। ऐसा कोई पेड़ कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है, किसी भी पेड़ में ये नहीं होगा। वो हमेशा ऑक्सीजन ही रिलीज़ करेगा, CO2 ही लेगा हमेशा, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हम लोग किस पेड़ के बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसे आपने बोला बालकनी, अब मेरे पास भी बालकनी, मैं भी मतलब 3rd फ्लोर पे रहने वाला हूँ, तो मेरे पास भी बालकनी, लेकिन बालकनी के अंदर भी आप काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लांट लगा सकते हैं। मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट प्लांट है, अरडूसी है, अजमो है, पेट के दर्द को मिटाने वाली पुदीना है। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे गमलों में हमेशा ग्रीन रहने वाले ये भी प्लांट है, तो आप इसका भी सोच सकते हो। थोड़ा सा बड़ा गमला हो, आधी बाल्टी जितना, तो आप उसमें जो ज़बा है, हिबिस्कस, शू फ्लावर, जासूद जिसको बोलते हैं, तो वो लगा सकते हो। तो ये क्या है कि आप उसके टी भी बना सकते हो। आपके अगर हेयर फॉल को रोकना है तो उसके पत्ते भी बॉईल करके उसमें आप पत्तों को धो, मतलब उससे सर धो, या तो ऑयल बनाते समय उसके पत्तों को उबाल कर वो पानी डालो उसके अंदर। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें, जैसा मीठा लीमड़ो, ये भी एक ऐसी चीज़ है कि छोटे गमले में हो सकता है। तो बालकनी में अगर इफ़ यू हैव स्पेस, वॉट एवर स्पेस यू हैव, यू कैन डेफिनेटली प्लान लाइक दिस। आप ऐसा कर ही सकते हो कि तुलसी तो हर एक के घर में होता ही है, लेकिन मीठो लीमड़ो है, ये अजमो है, अरडूसी है, या पुदीना है, तो इस तरह के प्लांट। इवन आपको कोई सब्जी उगानी हो तो पालक वगैरह भी आप आराम से उगा सकते हो। पालक है, मिर्ची है, टोमेटो है, ये क्या है, ज़्यादा जगह नहीं रोकते ये सब चीज़ें। किचन गार्डनिंग का तो बहुत किचन ट्रेंड हो गया गार्डनिंग है। का ट्रेंड है, तो ये बालकनी में ज़रूर हम लोग कर सकते हैं। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि गमले लाना ही ज़रूरी नहीं है, इसके लिए मिट्टी का ही गमला होना चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग प्लास्टिक के गमले से भी खुश हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई पैकिंग का मटेरियल आता है, थर्मोकॉल्स, अलग अलग थर्मोकॉल के शेप होते हैं, तो उस शेप को अगर कोई होल आर पार है तो उसको रोक सकते हो, आप फेविकॉल लगा के बंद कर सकते हो, उसका ही टुकड़ा काट के लगा सकते हो, फिक्स करो और एक गमला बना दो उसका,
और थर्मोकोल के गमले काफ़ी लाइट वेट होते हैं और काफ़ी साल चलते हैं, गमलों से भी अच्छा चलते हैं, वो मिट्टी के गमलों से भी ज़्यादा उसकी लाइफ है और उठाने में और हैंडलिंग में बहुत ईजी होता है। तो जो भी हमारा मटेरियल थर्मोकोल के पैकिंग में आता है तो वो थर्मोकोल फेंकने की बजाय, क्योंकि वो फेंकने से तो अल्टीमेटली वो डंपिंग ग्राउंड में ही जाता है, उससे तो अच्छा है आप घर में मिट्टी डालो उस गमले में और पेड़ पौधे लगाओ, तो बहुत अच्छे उग सकते हैं। कितना अच्छा आइडिया है ना। मैं फेसबुक पर कुछ ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ जो गार्डनिंग से जुड़े हुए हैं और वहाँ लोग तरह तरह की वस्तुओं में प्लांट लगाते हैं। तो प्लांट लगाने के लिए आपको कभी भी किसी अलग से चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप खुश हो रहे हैं, मैं एक छोटी सी चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। आज मेरे घर पे इतना सुंदर फ्लावर आया कि मैंने उससे वॉलपेपर बनाया ताकि मैं उसे देखकर दिन भर खुश हो सकूँ। हम तो सुबह घर से निकल जाते हैं, रात को 9 बजे घर पहुँचते हैं, वो फूल देखने का टाइम होता नहीं है और उससे वो एक फूल कितनी खुशी दे सकता है ना, वो आपको भी पता होगा। अगर आप छोटा सा भी गार्डन आपके घर में है, आपको पेड़ पौधे लगाना अच्छा लगता है, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत खुशियाँ देती हैं, ऑक्सीजन देते हैं, वो आपको सब्जियाँ फूल देते हैं, वो बात तो अलग है, लेकिन खुशियाँ भी देते हैं प्लांट्स। और इसीलिए जहाँ जहाँ जगह हैं, जितनी भी जगह हैं, यूज़ करिए और ज़रूर गार्डनिंग करिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं इसे मानती हूँ। सर आप क्या कहते हैं? आखिरी सवाल, कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारे हिस्से का पर्यावरण ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज से संजोएं? आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है कि हम लोग उस प्लांट के से मिलने वाली दूसरे फ़ायदे तो ठीक है, जैसे मैं कुछ मेडिसिनल प्लांट लगाता हूँ या कोई नींबू का पेड़ लगाया तो नींबू मिलेंगे, वो मीठा लीमड़ा लगाया तो कड़ी पत्ते के पत्ते मिलेंगे, वो ठीक है। लेकिन खुशी की आपने जो बात बोली ना, वो सबसे बड़ी बात है। हमारे लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, हमें पता है, हर कोई बिजी है, बस लगे रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। शहरों की लाइफ अभी और भी जटिल होती जा रही है, किसी को रोकने के लिए, अच्छे हंसे के बात करने के लिए भी समय नहीं होता है। तो ऐसे समय में अगर आप शाम को जाते हो आपके ऑफिस से और गमले के पास जाके खड़े रहते हो तो आपको ज़रूर सुकून मिलेगा। ऐसा ही नहीं, सुबह आप मॉर्निंग वॉक में बाहर चले गए, उसके बाद आप जब बैक आते हो और तब जाके आप थोड़ा सा प्लांटिंग करते हो, प्लांटेशन जो आपने किया हुआ है, जो पॉट है आपके, उसमें पानी डालते हो, उसके साथ बात करते हो या उसको फील करते हो, टच करते हो, तो वो जो आपको मेंटल स्ट्रेस से दूर करता है वो चीज़, वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है। कुदरत में जैसे हम अपने आप को फिर से जोड़ देते हैं। बात बहुत छोटी है लेकिन लाखों रुपए का काम कर देती है। किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने के बजाय अगर हम लोग 4 पौधे ही क्यों ना लगा दें और उसके साथ खेलें अपने आंगन में या अपने बालकनी में, तो वो सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दूर करने का एक ज़रिया हो सकता है। तो इस एंगल से भी हमको सोचना चाहिए कि हमको मानसिक सुकून, शांति, आनंद, ये भी पेड़ हमेशा देते रहते हैं। जितेंद्र सर ने जो बात कही वो मैं रोज़ रोज़ फील करती हूँ। बहुत सारा वक्त नहीं होता है हमारे जैसे क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ, लेकिन जब सुबह 6 बजे आप उठो और वहाँ बैठ जाओ 10 मिनट, तो आपको दिन भर की वो ऊर्जा जो होती है, पॉजिटिव वाइब्स जो होती है, वो मिल जाती है। और इसलिए प्लांटेशन मैं ज़रूरी मानती हूँ। सरकार अपनी ओर से कोशिश करती रहती है, हमें अपनी ओर से छोटी छोटी कोशिश हमेशा करते ही रहनी चाहिए, क्योंकि VNM TV का तो हमेशा से ये टैगलाइन रहा है। आप VNM के रेगुलर व्यूअर हैं और आप ये ज़रूर जानते हैं कि हम हमेशा कहते हैं लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। और जितेंद्र सर हमारी इस मुहिम के साथ हमेशा से थ्रू आउट इतने सालों से जुड़े हुए हैं और इसीलिए मैं कहती हूँ हमारे जैसे लोग जब इकट्ठा होंगे, छोटी छोटी कोशिश करेंगे और अपने हिस्से का पर्यावरण संजोएंगे, तो पर्यावरण अच्छा रहेगा और आने वाली पीढ़ी को हम ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा दे पाएंगे। ये एक, जब मेरा बेटा देखता है कि मैं प्लांट की केयर कर रही हूँ और मैं किसी दिन छोड़ देती हूँ कि आज आपको उसे वाटरिंग करना है, तो वो भी अपने आप जुड़ जाता है। जब एक अच्छा फूल आता है, मैं कहती हूँ कि इसे फ़ोटो में कैप्चर करो, वो भी अपने आप जुड़ जाता है। जब अगली बार फूल आता है, वो खुद ही अपने आप फ़ोटो लेता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में भी प्लांट करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को हम पर्यावरण शायद अच्छा दे पाएँ, लेकिन आगे चलकर उन्हें भी उसे केयर करनी ही पड़ेगी जिस तरह से पर्यावरण बिगड़ रहा है। VNM TV पर आप ये पूरा प्रसारण देख रहे हैं और मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि VNM आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ ऐसी ही बातें हम चर्चा करते हैं जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी हो, सीधी कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा पहुंचाती हो। YouTube चैनल पर अगर आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का ये प्रसारण आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सारी ऐसी बातें हैं जो हर किसी व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। डेली हंट, वोडाफोन TV, जियो TV और अब तो जियो TV फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM TV को 24 घंटे देखा जा सकता है। VNM ज़रूर देखते रहना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, हमेशा जुड़े रहें, देखते रहे VNM। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं VNM TV। नए एजुकेशन ईयर की शुरुआत हो चुकी है और जो बड़े बच्चे हैं वो ऑलरेडी स्कूल जाना उनका तो शुरू हो गया है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि कब हमारे स्कूल्स खुलेंगे एंड वी आर बैक टू स्कूल्स, क्योंकि एक्साइटमेंट होती है नए बैग की, नए यूनिफॉर्म की, नई कंपास बॉक्स की, बहुत सारी नई स्टेशनरीज और नई किताबों की, और साथ साथ में नए टीचर की भी। स्कूल में नया क्या हुआ है, क्लास कैसा दिख रहा है, नया कितना पेंट हुआ है, क्या नए टॉयज आए हैं, कितनी सारी एक्साइटमेंट होती है बच्चों को। लेकिन इसके साथ साथ वो बच्चे जो पहली बार स्कूल में पैर रखने वाले हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं होता, उनके लिए तो स्कूल क्या है वो भी नहीं मालूम होता है। तो ये फर्स्ट जो एक फीलिंग है टू स्टेप इनटू द फर्स्ट ईयर ऑफ एजुकेशन, वो पेरेंट के साथ साथ बच्चों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ऐसा नहीं कहेंगे कि मुश्किल वाली है, पर थोड़ी चैलेंजिंग ज़रूर होती है। एक्साइटमेंट भी उतनी ही होती है कि नया ईयर है, बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा है, अपनी टीचर्स के साथ उसकी बॉन्डिंग कैसी होगी, स्कूल के साथ बॉन्डिंग कैसी होगी। एज अ पेरेंट आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में, तो डेफिनेटली बहुत सारी एंजाइटी होती है। तो वो सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान जो हमारे वडोदरा सिटी की बहुत ही मानी हुई स्कूल्स और पुरानी स्कूल्स के करता धरता भी हैं, और टीचर्स जो हैं, टीचर्स के क्षेत्र में ट्रेनिंग्स भी करते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ, बड़े बच्चों के साथ इन आउट बहुत सारा काम भी करते हैं। तो चलिए मुलाकात करेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट के साथ। सबसे पहले जुड़ते हैं मिस प्रीति श्रीमल मैम से। प्रीति मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे हम आज एक सेशन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच आरती, आपको और VNM चैनल को। थैंक यू प्रीति मैम। प्रीति मैम जो हैं ये प्रिंसिपल हैं बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल के करंटली। ये पिछले 30 सालों से इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। ये
एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, करिकुलम प्लानर, एज अ स्पीकर, इन सभी की भूमिका निभा चुकी हैं। और आज भी जब आप इनसे मिलते हैं विद अ बिग स्माइल, वो हमेशा कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आंसर करने के लिए वो तत्पर रहती हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी खासियत है एंड आई एम श्योर ये सेशन से हम बहुत कुछ उनसे लेने वाले हैं और सीखने भी वाले हैं। जुड़ते हैं हमारे दूसरे गेस्ट से, मिस प्रीति धरपले। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आरती, यहाँ पे इनवाइट किया उसके लिए, इस सेशन के लिए थैंक यू सो मच। प्रीति मैम के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, मेरे टीचर भी रह चुके हैं क्योंकि ये बहुत ही सीनियर टीचर हैं चेतन बालवाड़ी के। चेतन बालवाड़ी तो आप सब जानते ही हैं, हमारा जो डिपार्टमेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, जो कम्युनिटी एंड साइंस फैकल्टी का बहुत पुराना और माना हुआ हिस्सा है, उसी के अंडर आती है चेतन बालवाड़ी और आई थिंक 75 ईयर्स ओल्ड। अभी 2 साल में हम 75 इयर्स कंप्लीट करने वाले हैं और एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी होने वाला है। तो ये तो बिल्कुल सेलिब्रेशन भी बनता है और इस बात में आई थिंक मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एज अ स्टूडेंट जब मैंने अपनी इंटर्नशिप की थी तो मैंने वहां से ही शुरुआत की थी और प्रीति मैम जो थे उस समय हमारे टीचर थे और आज भी वहां पर हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैम। तो आप जान सकते हैं कि दोनों एक्सपर्ट्स बहुत ही अपने फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हैं। तो सबसे पहले जुड़ेंगे प्रीति मैम के साथ। प्रीति मैम, आपसे सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि अब नया शैक्षणिक वर्ष जो है वो शुरू हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स के दिमाग में चलती होती हैं, बहुत टेंशन्स भी होती है, स्ट्रेस भी होती है। तो आपके हिसाब से जो पेरेंट हैं, जो अभिभावक हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो बच्चों की ये स्कूल की जर्नी जो स्टार्ट हो रही है वो धीरे 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 इजीली ट्रांजिशन उनका हो जाए? तो जब पहली बार बच्चे नर्सरी में आते हैं, सबसे ज़्यादा जो एक एंग्जाइटी होती है वो पेरेंट्स की होती है, क्योंकि 3 साल बाद बच्चा एक घर के कंफर्टेबल एनवायरनमेंट को छोड़ के स्कूल जा रहा है, अपने माता पिता से दूर जा रहा है। तो इसके लिए अभिभावकों को मानसिक तौर पे बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को गाइड करें, अपने आप को वो लोग मानसिक तौर पे तैयार रहें। तो एक मानसिक तौर पे तैयारी करनी है, इमोशनली उनको बहुत स्ट्रांग होना है कि 2 घंटे 3 घंटे स्लोली जैसे समय बढ़ता है प्री स्कूल का, वो बच्चे से दूर रहेंगे। उनको थोड़ा बहुत जो मैं फील करती हूँ, अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ बात करनी चाहिए। दे शुड गेट इनटू अ कॉन्वर्सेशन कि स्कूल क्या है, आप स्कूल में क्या सीखोगे, आपके दोस्त बनेंगे, आपको नए खेलने को मिलेंगे, आपको टॉयज मिलेंगे, एक अच्छा सा क्लासरूम मिलेगा। तो ये सब अगर जब बातें करेंगे अभिभावक अपने बच्चे के साथ, उसको भी तैयार करना है। जी। अभिभावक अपने आप को मानसिक रूप पे तैयार करे, पर बच्चे को भी हमें तैयार करना है, तभी बच्चा खुशी खुशी स्कूल में आएगा और रेडी रहेगा, क्योंकि हमने उसको एक पूरा माहौल बनाया है कि भाई स्कूल इज लाइक अ सेकंड होम, या आपका दूसरा घर होगा। वहाँ पे आपको बहुत अच्छी नई चीज़ें मिलेंगी, नए लोग मिलेंगे, नए तरह के आपको एक्टिविटीज़ मिलेंगी। तो उस सब के लिए अभिभावकों को बच्चों को भी तैयार करना है और दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड ऑल्सो। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताया मैम ने कि मेंटल प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए। और जहां हम सब जानते हैं कि जब पेरेंट कुछ कहता है ना तो बच्चे के दिमाग में वो छवि बन जाती है, अपने एक इमेज क्रिएट कर लेता है बच्चा, और जिस तरह से आप क्रिएट करते हैं ना बिल्कुल वैसे डॉट टू डॉट वैसी इमेज बन जाती है। तो अगर आप कहेंगे कि स्कूल में ऐसी मैम होगी तो वो यही सोच के जाएगा, अच्छा ऐसी वाली मैम थी, आपने कहा था पिंक ड्रेस पहनेगी पर आज रेड क्यों पहना है, ये मेरी मैम नहीं है। तो बच्चे इतना डीपली फॉलो करते हैं। एज अ पेरेंट आप जो भी उनको बात बताते हैं, जैसे भी इमेज क्रिएट करते हैं, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है उनके फर्स्ट डे ऑफ स्कूल के लिए स्पेशली। मैम, बच्चे पहली बार स्कूल जाएंगे और उनके लिए पेरेंट्स से सेपरेट होना वो बहुत मुश्किल चीज़ है, और आप तो इतने सालों से इतने छोटे बच्चों के साथ काम करती हैं, तो आपको पता है कि मम्मा की गोद को छोड़ के एक टीचर की गोद में जाना और वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी समझना, वो बच्चों को समझ नहीं आता है फिलहाल उस समय पे। तो एज अ टीचर आपका क्या रोल होता है उस समय?
सबसे पहले तो जैसे कि हर एक टीचर में जो चीज़ होनी चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो है पेशेंस, धीरज। धीरज जहाँ आपकी कम हुई वहाँ आपकी सब गड़बड़ वहाँ से शुरू हो जाती है। क्योंकि एक क्लास में अगर आप सोच रहे हो कि 30 बच्चे हैं, आपके 32 बच्चे हैं, एक साथ अगर आ रहे हैं, रो रहे हैं और सब जगह शोर हो रहा है, तो वो आपको उसको स्वीकार करने की एक आदत आपको एक डेवलप करनी ही पड़ेगी। दो आप दूसरों के साथ नहीं है, अपने घर में नहीं, कहीं नहीं है, पर जब बच्चों के साथ आते हैं तो तुम्हें वो एक डेवलप करना है धीरज। दूसरा ये कि आपको हर एक बच्चे को जैसा है वैसा स्वीकार करना है। करेक्ट। क्योंकि सारे बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बच्चे एक जैसे नहीं होते। कोई तो बहुत जल्दी सेट हो जाता है, एक दिन आया, मम्मा को बाय बोला और सेट हो गया। पर दूसरे बच्चे हैं वो काफ़ी समय लेते हैं, कुछ बच्चे 2 दिन, कुछ हफ्ते, कुछ तो आप मानोगे नहीं महीना लेते हैं सेट होने में। मुझे याद है पास्ट में हमारे यहाँ जो एक बच्ची थी, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स उसने लिए हैं सेटल होने में। सो वो भी आपके पास एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि नहीं, ये बच्चा अलग है, मुझे उसे स्वीकारना है। एज ए टीचर आप एनवायरनमेंट भी आपको उस तरह प्रिपेयर करना है बच्चों के लिए कि जो बहुत ही सुरक्षित हो बच्चे के लिए, जहाँ बच्चा फ्रीली मूव हो सके। नहीं तो वो बच्चा क्या होता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। तो आपकी जो आउटडोर की जो फैसिलिटीज़ है, इंडोर में जो आपके मटेरियल्स हैं, वो सारे इस तरह से होने चाहिए कि बच्चा इजीली उसको खेल सके। उसमें कोई डर नहीं होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को लूँगा, ये ख़राब होगी तो कुछ होगा, या मैं ये खेल सकता हूँ, नहीं खेल सकता हूँ। तो एक ट्रस्ट, बच्चे और टीचर में जो ट्रस्ट होता है वो बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। और वो एकदम से नहीं होगा, वो धीरे धीरे आप बच्चों से बातें करेंगे। जैसे मैडम ने बहुत अच्छी तरह बोला कि पेरेंट्स को समझाना चाहिए बच्चों को, उसी तरह एक शिक्षक को भी बच्चों को समझाना है कि ये आपकी स्कूल घर जैसी ही है। यहाँ पे जो आपकी टीचर है वो आपकी मम्मा जैसी, आप उनको मम्मा भी बोल सकते हो, आप नाम भी ले सकते हो, कुछ भी कह के बुला सकते हो। आपको कोई भी ज़रूरत हो आप हमारे पास बेझिझक आ सकते हो। तो वो ट्रस्ट, बॉन्डिंग, वो सब कब होगा, जब आप बच्चों से रेगुलर बातें करोगे। अब शुरुआत में तो बच्चे सुनने वाले नहीं, सिर्फ रोने वाले हैं, ठीक है। तो इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, बोल रहे हो। हैव अ पेशेंस और एक्टिविटीज ऐसी प्लान करो फ्रीली कि जहां आपका कम से कम मतलब बच्चों के साथ हिंड्रेंस हो। लाइक फॉर एग्जांपल आउटडोर प्ले है, आपने सैंड पीट है, बहुत सारे सैंड टॉयज रख दिए हैं, स्विंग से स्लाइड है, बच्चा खेल रहा है अपने आप उस पे, ठीक है। और टीचर जाके दूर से ही बच्चे से बात करिए। अभी आजकल ये भी हो गया, सारे बच्चे टीचर को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दे डोंट इवन लाइक कि अगर हम उनको, क्योंकि शायद घर पे भी इस तरह कई बार सिखाया होता है ना, तो वो टच करना, ये वो धीरे धीरे जब वो ट्रस्ट बिल्ड होगा तो वो आपको अलाउ करेंगे, तो बच्चा अपने आप खेल सके। सेम थिंग क्लास में आपके पास इतना मटेरियल्स होना चाहिए कि इतने बच्चों के लिए हर एक के भाग में कुछ आना चाहिए। ऐसा ना आपके 30 बच्चे पर आपका इतना ही मटेरियल पड़ा है और आधे बच्चे खेल रहे हैं, आधे झगड़ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो क्लास में इनफ मटेरियल्स होगा तो हर एक बच्चा उससे इंटरेक्ट करेगा और फ्रीली अपने आप आराम से खेल सकेगा। करेक्ट। बहुत सारी चीज़ों को एम्फसाइज कर दिया है। सबसे पहली बात, पेशेंस तो बहुत ही चाहिए, वो तो बिल्कुल डेफिनेटली उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जब आप टीचर का प्रोफेशन लेते हैं, आई थिंक ये चीज़ जो है, जो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में आती है कि, और स्पेशली व्हेन यू आर एन अर्ली एजुकेटर, तो पेशेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्माइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे चाहे रो रहे हैं पर आपको स्माइल के साथ उन्हें हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई मीन जब बच्चे देखते हैं कि अच्छा टीचर हंस रही है ना, तो भी बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। और जैसे मैम ने बताया कि हर बच्चा अलग है, तो हम ये ना सोचे कि 10 सेट हो गए हैं तो ये 2 क्यों नहीं सेट हो रहे हैं। तो बच्चा समय लेगा, पर ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही राइटली मैम ने बताया कि जब तक आप कंफर्ट क्रिएट नहीं करेंगे बच्चे के लिए जैसे उसे घर में मिला है, मतलब सेकंड होम बोलना नहीं है, उसे क्रिएट भी करना है, उसमें फ़र्क है। तो आई थिंक वो अगर आप कर लेते हैं, तो जो टीचर्स हमें सुन रहे हैं प्लीज़ ये सारी बातों का ध्यान रखें। आप डेफिनेटली ये सारी चीज़ें करते होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर साल एक नया बैच आता है बच्चों का और एक नई एक्सपेक्टेशंस के साथ आता है, तो आपको भी एक नई तैयारी के साथ सीमा पे खड़े रहना है ना। तो आई थिंक यू कैन गिव योर बेस्ट एंड चैलेंजेस होंगे तभी मजा आएगा काम करने का। मैम जुड़ेंगे आपके साथ। नए शैक्षणिक वर्ष जो है मैम, उसकी शुरुआत जो है ये पहले किस तरह, अगर हम बात करें कि तैयारी, स्पेशली जब आपने मेंटल प्रिपरेशन की बात करी पेरेंट्स की, और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो पेरेंट्स को ध्यान रखने चाहिए ताकि वो ये जो जर्नी है घर से स्कूल की, उसे स्मूथ कर सकें। तो
जो अर्ली एजुकेशन है, जैसे आप कह रहे हैं नर्सरी के बच्चे, वहाँ पे अभिभावक और शिक्षक दोनों का एक बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। राइट। क्लोज बॉन्डिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो हम लोग सबसे पहले ये अभिभावक से हम लोग सजेस्ट करते हैं और सुझाव देते हैं कि थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाएं अपने बच्चे को, थोड़ा उनको अकेले छोड़ें ताकि वो अपना पर्सनल हाइजीन का ध्यान रख सके, अपने आप अपना खाना खाना सीखें। ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम अकेले खा ले, पर धीरे धीरे शुरुआत तो हमें कहीं करनी पड़ेगी जी। और हम अभिभावकों को हमारे स्कूल में जो है, हम लोग उनको कुछ महीने पहले ही एक ओरिएंटेशन सेशन उनके लिए हम लोग रखते हैं। वी ऑर्गेनाइज एन ओरिएंटेशन सेशन जहाँ पे हम उनको अवगत कराते हैं हमारी फिलॉसफी, जो सब स्कूल्स करते हैं जी। आपकी फिलॉसफी क्या है, आपका विजन क्या है, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या हैं, और उनको एक कॉन्फिडेंस हम डेवलप करते हैं कि ये आपका करिकुलम है, इसको ऐसे पढ़ाया जाएगा, ये स्ट्रैटेजीज होंगी, ये हम लोग की एक्टिविटीज होंगी, दिस इज़ द वे आपका पूरा दिनचर्या बच्चे की ऐसे होगी। तो जब हम उन पेरेंट को बताते हैं कि जब बच्चा यहाँ पे 3 घंटे रहता है या 4 घंटे रहता है, जब वो आता है तब एक उसका वेलकम सेशन होएगा, उसके बाद उसकी एक्टिविटीज़ होएगी, फिर उसका एक स्नैक टाइम होएगा, फिर उसके बाद हम उसको प्ले पे ले जाएंगे, चाहे आउटडोर प्ले हो या इंडोर प्ले हो, हम वहाँ पे बच्चे को लेके जाएंगे। फिर जब क्लासरूम में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ हम डिज़ाइन करते हैं, जो बच्चों के डिफरेंट लर्नर्स हम कहते हैं ना, हर एक बच्चा अपने अलग तरीके से सीखता है। बिल्कुल। तो चाहे वो ऑडिटरी एक्टिविटी हो, चाहे वो विजुअल लर्नर के लिए हो, चाहे वो एक काइनेस्थेटिक लर्नर हो जो खेल कूद करके ही उसको मजा आता है। Correct. कोई बच्चे हैं जिनको म्यूजिक बहुत पसंद है, तो हम लोग जो ओरिएंटेशन होता है उसमें हम अभिभावकों को बताते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज का एक समन्वय हम करेंगे। म्यूजिक होगा, डांस होगा, आउटडोर एक्टिविटीज होंगी, और उसके साथ ओरिएंटेशन के बाद हम अभिभावकों को एक स्कूल टूर पे लेके जाते हैं, ताकि वो देखें कि भाई उनका बच्चा 3 घंटे कहाँ बैठेगा, कौन सा क्लासरूम होगा, कैसा उसका एनवायरनमेंट होगा, और वो शिक्षक से मिलाते हैं। तो जो उसकी रिस्पेक्टिव टीचर होती है और जो उनकी को टीचर्स होती है, उनसे वो मिलते हैं पेरेंट्स, और ये एक मौका होता है जब इंटरेक्शन होता है पेरेंट का और शिक्षक का, बिकॉज द चाइल्ड हैज स्टिल नॉट कम। करेक्ट। सो टीचर्स को भी बहुत कुछ जानना होता है, और ये इस अवसर पे जो पेरेंट्स होते हैं वो शेयर करते हैं कि भाई कुछ अगर चैलेंजेस हैं, कोई बच्चे को कोई एलर्जी है, कोई बच्चे को किसी चीज से डर लगता है, या कोई बच्चे का हमें कुछ स्पेशल ध्यान रखना है, तो ये सब अगर हम एक सेफ नेट बना देते हैं जिसमें पेरेंट और टीचर दोनों मिलके कोलैबोरेट करते हैं टू मेक श्योर कि जब बच्चा आ रहा है घर से, उसके लिए तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, बहुत बड़ी जर्नी है। जैसे कहते हैं ना, दिस इज प्रोबेबली द सेकेंड ब्रेक विच द चाइल्ड हैज आफ्टर कमिंग फ्रॉम द मदर्स वूम। उसके बाद बच्चा घर पे है, घर के बाद वो वीन ऑफ होके स्कूल आ रहा है, तो उसकी ऑलमोस्ट एक सेकेंड वीनिंग है, चाहे वो 1 घंटा भी हो, पर वो भी उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, और उससे ज्यादा पेरेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। अभिभावक को लगता है कि अभी रो रहा होगा, अभी उसको भूख लग रही होगी, अभी उसको वॉशरूम का उसकी नीड होगी। तो ये एक इंटरेक्शन होता है जिसमें हम पूरी दिनचर्या बता के पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस देते हैं, और साथ में हम पेरेंट्स का भी सहयोग चाहते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करें। वेरी ट्रू। The more we teach the child, the more we create a very independent environment, और हम जिम्मेदारी बच्चों को दें, वो बच्चे सीखते हैं, और स्कूल आके भी वो धीरे धीरे उसको रेप्लिकेट करते हैं। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी, ये भी जो इन्होंने बोला वो हाँ ओरिएंटेशन मीटिंग वो तो करते हैं, उसके अलावा हम जो एक चीज़ करते हैं वो है ट्रांजिशन मीटिंग। वो कब करते हैं हम, जब बच्चे का एक बार एडमिशन हो गया, बिफोर वैकेशन मम्मी पापा को बुला के ट्रांजिशन डे, उसमें बेसिकली हम जो मुद्दों पे फोकस करते वो कि ये जो 2 महीने का समय उनके पास, उस समय में बच्चों को कैसे तैयार करना है, कि स्कूल के बारे में क्या बताना है, जो मैडम ने पहले ही बोला, टीचर के बारे में अच्छी अच्छी बातें, या तो ऐसा नहीं कि देखो अभी आपको स्कूल जाना है, आप ही मेरी बात नहीं सुनोगे तो जाके आपके टीचर को बता दूंगी। वो बेचारे बच्चे ने अभी टीचर को देखा भी नहीं होता है, उसके पहले ही डर।
तो ये ट्रांजिशन मीटिंग होता है हमारा। वो ट्रांजिशन मीटिंग में पेरेंट्स के जो भी क्वेश्चन है वो सारे हम उनको आंसर करते हैं, प्लस वेकेशन में बच्चे की जो दिनचर्या बनानी है स्कूल के हिसाब से वो उन्हें सेट करनी है। जैसे प्रीति जी ने कहा कि हम टिप्स देते हैं जो हम पेरेंट्स को मेल कर देते हैं ताकि वो भी अपनी तरह से मानसिक रूप से तैयार रहें कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है और हम इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। करेक्ट। सो थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ी सी गाइडलाइंस, तो उससे पेरेंट को भी एक विश्वास होता है कि स्कूल इज रेडी करेक्ट, वेरी टू एक्चुअली वेलकम द चिल्ड्रन हैप्पीली, खुशी से, जॉयफुली हम बच्चों को वेलकम करेंगे और पेरेंट्स भी खुशी से उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ दे आर कॉन्फिडेंट कि मेरा बच्चा सेफ है। बहुत सही बात एक मैम की जो सबसे बढ़िया मुझे लगी है वो है कोलैबोरेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एकदम इजीली स्मूथ का जो ये ट्रांजिशन उसका जो है स्कूल तक का, घर से स्कूल का, वो स्मूथली हो जाए, इजीली हो जाए, तो उसमें सभी कंपोनेंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब आपका तो है ही, टीचर का भी उतना ही है, स्कूल का भी उतना है और बच्चे का भी उतना ही है। लेकिन बच्चे के लिए एक्सेप्ट करना कि मेरे मम्मी पापा ये 3 घंटे के लिए स्कूल में नहीं होंगे मेरे साथ, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि बच्चा कॉन्शियस हो जाएगा, बच्चा शायद वो 3 घंटे के घर पे आने के बाद बहुत क्रैंकी रहेगा, आपसे नाराज़ भी हो सकता है कि क्यों आप मुझे वहाँ पर छोड़कर आए, क्योंकि अभी उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जगह ऐसी है जहाँ मैं बहुत कुछ दिनों के बाद बहुत एंजॉय करूँगा और कुछ दिनों के बाद मैं याद भी नहीं करूँगा कि आप क्यों जल्दी लेने आ गए, मैं ये भी कंप्लेन कर दूंगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैम आपने कि कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आई थिंक ट्रांसपेरेंसी एज वेल। एज अ पेरेंट अगर आपको पता है कि आपके बच्चे की ये चीज़ों में तकलीफ़ है तो स्कूल को आई थिंक पहले मीटिंग में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो टीचर बच्चे के साथ रहने वाली है उसके दिमाग में भी ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि उसे इस बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करना है। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो बच्चा नहीं अभी कर सकता है या कर नहीं पा रहा है, तो हम अगर आप उसको बोलें कि आप करो 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 पर वो नहीं, उसको आती ही नहीं है तो कैसे करेगा। तो वो समझना कि अभी ये बच्चा इसलिए तैयार, ये लेवल पे तैयार नहीं है, तो उससे अभी एक्सपेक्टेशंस कम हो। हालांकि स्टार्टिंग में तो कोई एक्सपेक्टेशन होती ही नहीं है किसी बच्चे से, बट स्टिल ऑन एज अ क्लास अगर आपके पास 30-32 बच्चे हैं तो हर बच्चे की अपनी अपनी एक क्या कहते हैं एक स्किल जो है वो अटेन करने की एक एज है। किसी ने कर ली होती है, कोई कर रहा होता है और किसी ने नहीं की होती है। ऐसे तीनों लेवल एक क्लास में पाए जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डरिए मत कि स्कूल क्या सोचेगी कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, शायद स्कूल को ऐसा लगे कि मेरा बच्चा ऐसा है इसलिए वो मेरे बच्चे पे ध्यान ना दे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप पॉजिटिव स्टार्ट करेंगे तो स्कूल पॉजिटिवली ही उसको लेगा। और आजकल जिस तरह की अवेयरनेस है मैम, जिस तरह के स्कूल्स पॉलिसीज़ हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं सारी स्कूल्स और यही चाहती हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, बच्चे की सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाए। पर यही है कि ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, बच्चा भी खुश रहेगा और टीचर भी खुश रहेगी। जिस तरह प्रीति मैम ने बताया कि क्या क्या चीज़ों का स्कूल ध्यान रखती है और पेरेंट्स को और क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब जब बच्चा स्कूल में आना शुरू करता है और एक रूटीन होता है कि दिन के सुबह के 3 घंटे स्कूल जाना है, लेकिन उसके बाद का जो रूटीन है घर जाके वो पेरेंट्स को कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि एक तो बिल्कुल रूटीन नहीं है, बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है, कब खाना, कब सोना, कब पीना। और अब स्कूल में आने के बाद थोड़ा धीरे धीरे वो ट्रैक पे आया, पर फिर घर जाके वापस क्या होना चाहिए ताकि दूसरे दिन सुबह का रूटीन डिस्टर्ब ना हो, इस समय क्या ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब स्कूल आने के पहले जो वेकेशन का जो 2 महीने का पीरियड होता है जी, उसी समय माता पिता को उसका रूटीन सेट करना पड़ेगा। करेक्ट। मतलब उन्हें पता है कि अगर बालवाड़ी का स्कूल का टाइम 9 बजे का है तो बच्चे को 7:30 या 8 o'clock तो उठना ही पड़ेगा। इसके लिए एक बच्चे को 9 से 10 घंटे की नींद बहुत बहुत आवश्यक है, जो आजकल बहुत कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड टीवी। तो वो उन्हें एक उनकी जो दिनचर्या है वो सेट करनी पड़ेगी। उसके साथ हो सकता है मम्मी पापा को भी जल्दी सोना पड़े उनके लिए। तो ये एक ट्रांजिशन मीटिंग में कहा जाता है। उसके बाद उसी दौरान हम होम विजिट करते हैं बच्चों की। बच्चा स्कूल से आता है उसके पहले ही 2 टीचर जाते हैं घर पे, बच्चे के साथ इंटरेक्ट
करते हैं, बच्चे का एनवायरनमेंट देखते हैं, बच्चे के पास क्या टॉयज़ है क्या नहीं है। जब बच्चे का एनवायरनमेंट भी पता चलता है तो टीचर को पता है कि उस बच्चे के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, वेरी ट्रू। क्यों बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है। हाँ, बिकॉज उसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, उसके घर में वो बाई के साथ रहता है, और मतलब ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो टीचर को पता चलती है। तो वो टीचर का वो बच्चे के साथ का इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और बहुत पॉजिटिवली टीचर उससे साथ डील कर सकती है। तो ये होम विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाँ, जब एक बार बालवाड़ी शुरू हो गई है तो ऑटोमेटिकली बच्चे थक जाते हैं। घर जाके पेरेंट्स को ये भी कहा जाता है कि जो बच्चा मतलब पहले 2-2 3-3 घंटे दोपहर को सोता था, ट्राई करो कि उसकी दोपहर की नींद थोड़ी कम हो। दोपहर की नींद कम हो तो शायद वो रात को जल्दी सोए, रात को जल्दी सोएगा तो सुबह वो जल्दी उठेगा। और एस मैडम ने बहुत राइटली बोला, इंडिपेंडेंसी, खाना अपने आप खाना है, भले वो नीचे गिरा रहा है, ढोल रहा है, कुछ भी करे, बट बच्चा अपने आप खाना सीखे। प्लस बच्चा अपनी जो ज़रूरत है वो इजीली टीचर के सामने बोल सके, इस तरह बच्चे को तैयार करना है। बच्चे में डर नहीं होना चाहिए। अगर उसे सुसु लगी है, वॉशरूम जाना है, भूख लगी, नींद आ रही, कुछ भी, वो आराम से टीचर को कह सके। इस तरह से बच्चे को प्रिपेयर करना पड़ेगा पेरेंट्स को। राइट। और उसके लिए भी जब स्कूल जब खुलती है तो उसका भी जो रूटीन है वो भी एक टीचर मतलब स्कूल एक पूरी पॉलिसी मतलब पूरा प्रयोजन बनाती है उसके लिए कि जैसे स्कूल खुली है तो समय जो होता है वो थोड़ा कम रखते हैं बच्चों के लिए। जैसे 3-3.5 घंटे हैं तो 3.5 घंटे पहले दिन बच्चे नहीं आते हैं। तो हमारे यहाँ जो हम करते हैं वो है 2 दिन हम सबको साथ में बुलाते हैं अलॉन्ग विथ पेरेंट्स। सारे पेरेंट्स आते हैं, हमारे यहाँ मेला जैसा लगता है इसलिए, क्योंकि 30 बच्चे होते हैं, उनके 1 पेरेंट को हम अलाउ करते हैं बच्चे के साथ। फिर जो दूसरा वीक होता है उसमें हम बच्चे को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। 1.5 घंटे के लिए बच्चे आते हैं, ताकि क्या होता है बच्चे डिवाइड हो जाते हैं 15 बच्चे, तो टीचर के लिए बहुत आसानी हो जाती है ईच इंडिविजुअल बच्चे के साथ बात करना, हाँ, इंटरेक्ट करना, उसके बारे में जानना, उसको सेटल करना। तो ये वाला जो फेज है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। कई बार हम बच्चों के हिसाब से भी इसकी अवधि बढ़ा भी देते हैं। कई बार हम 1 हफ्ता ही रखते, पर लगता नहीं अभी भी बच्चे नहीं सेट हुए हैं, तो हम उसको 10 दिन 12 दिन अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन, बच्चे कैसे सेट हुए उस हिसाब से इसको करते हैं। और दूसरा ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि पहले से लाइक बच्चों को छीन लिया माँ बाप से, माँ बाप बोला आप जाओ अंदर नहीं आना, वो बिल्कुल भी नहीं है। पेरेंट्स आर अलाउड, वो अंदर आते हैं, बच्चे के साथ क्लास में बैठते हैं, आउटडोर में बैठते हैं। धीरे धीरे उनको हम बच्चों से दूर कर दें। एक उनके लिए स्टाफ रूम रखा हुआ है, वहाँ बुक्स रखी हैं, पेरेंट्स वहाँ बैठते हैं, बाहर बैठते हैं, ताकि बच्चा जब भी अगर बहुत रो रहा है, क्योंकि बच्चे जब रोते हैं तो इट्स लाइक ऐसा लगता है कि पूरे उनके मसल्स टाइट सब कुछ हो जाता है, तो फिर वो पेरेंट्स को फिर बुला लिया जाता है इजीली। फिर पेरेंट्स आता है, बच्चे के साथ रहता है, थोड़ी देर फिर जाता है, फिर आता है, तो ऐसे धीरे धीरे करके फिर हम बच्चों को करते हैं ये कर वेरी सेट। तो बहुत जल्दी अच्छी तरह से वो डर नहीं रहता कि नई जगह है, नए लोग हैं, मेरी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, तो वो डर जो एक रहता है ना वो बिल्कुल बच्चे के इसमें से आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की है, और आई थिंक ये पेरेंट्स को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी स्कूल्स, अगर आप आई डोंट नो अबाउट मेन स्कूल्स, आई थिंक मेन स्कूल्स तो पेरेंट्स को अलाउ करती हैं फर्स्ट दिन सेकेंड दिन के लिए, लेकिन जब आप बात करते हैं प्री स्कूल्स की, तो काफ़ी प्री स्कूल्स ऐसे हैं जो बच्चों को पहले दिन से ही, जैसे आपने कहा ना, वही होता है कि दे दो और पेरेंट चले जाओ और दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक उस शौक की वजह से ना बच्चा शायद सेट नहीं हो पाता है और बहुत समय लेता है, बहुत परेशान रहता है, और उसी वजह से घर पे भी उसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस देखने को पाए जा सकते हैं, जैसे रात को कच्ची नींद से उठ जाना और जोर जोर से चिल्लाना और बेड वेटिंग करना, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये आपको एज अ पेरेंट बात बहुत अच्छे से दिमाग में सेट करनी है कि अगर स्कूल आपको ये कहे कि आपको पहले दिन से बच्चा छोड़ देना है, तो आपको कहना चाहिए कि नहीं, एटलीस्ट 1-2 दिन आप मुझे अलाउ करें, या एटलीस्ट 1 दिन पेरेंट अलाउ करें, ताकि बच्चे को आप ये ट्रस्ट डेवलप करवा सकें कि बेटा हाँ, ये जगह है जो हमने आपके लिए सिलेक्ट की है और ये आपके लिए सेफ है, ये आपकी टीचर है, ये आपकी हेल्पर आंटी है, ये आपका आउटडोर है, ये आपका इंडोर है।
तो ये सारा ट्रस्ट डेवलप करने के लिए भी पेरेंट का पहले दिन स्कूल में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम ने कहा, और मैंने तो बहुत सारे केसेस फेस किए मैम जहाँ पर बच्चे को ऐसा कर दिया गया है और उसके बाद बच्चा सेट नहीं हुआ है। और उसके बाद जब मेरे पास आता है तो प्रीति मैम एक ऐसी इमेजनरी लेके आते हैं बच्चे कि स्कूल ऐसी जगह है जहाँ जा ही नहीं सकते हैं, मतलब कंसीव्ड उनका एक आइडिया इमेज बन जाती है, बहुत नेगेटिव इमेज के साथ आते हैं। और फिर वो इरेज करना बहुत बेटा वो मुश्किल है। 7 दिन सही नहीं थे आप चिंता मत करो, तो वो बहुत मुश्किल टास्क होता है। वेरी यंग चिल्ड्रन, तो Very जो young उनके माइंड में जो एक इम्प्रेशन हो जाता है ना, उनको Correct. मिटाना बहुत मुश्किल होता बहुत है। मुश्किल है। जुड़ेंगे फिर से प्रीति मैम के साथ। प्रीति मैम, स्कूल जो है किस तरह सपोर्ट करती है पेरेंट्स की इस जर्नी में? तो हम लोग बिलीव करते हैं कि पेरेंट्स आर इक्वल कोलैबोरेटर्स। जी, व्हेन वी से इक्वल स्टेक होल्डर्स Right. इस बच्चे की जर्नी में, उसकी शैक्षणिक जर्नी में, तो उनका भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एज अ स्कूल हम पहले तो पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि इन द अर्ली ईयर्स में या फर्स्ट वीक में उनको किस तरह से अपने बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करके किस तरह से उनको एक्टिविटीज़ प्लान करनी है घर पर भी। राइट, स्कूल में तो हम कर ही रहे हैं, जी, पर जैसे कलरिंग हो, पेंटिंग हो, पोएम रेसिटेशन हो, वो अगर जो हमने स्कूल में सिखाया है हम थोड़ा बहुत शेयर करते हैं पेरेंट्स के साथ, सो दे रिपीट द सेम थिंग। उससे क्या होता है, द चाइल्ड की क्यूरियोसिटी बढ़ती है और उसको एक रुझान होता है स्कूल से कि अच्छा मुझे अभी आधी ही कहानी सुनाई है, मैं कल पूरी कहानी आपको वापस आके दोहराऊंगा, राइट, या ये पेंटिंग करा है तो मैं ये पेंटिंग लेके जाऊं, टीचर को भी दिखाऊंगा। उसके बाद आप ग्रुप एक्टिविटीज जो हम जो हम स्कूल में भी करते हैं, ताकि बच्चे को एक दूसरे के साथ शेयरिंग की एक जो हैबिट डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। करेक्ट, आपस में मिलजुल के बैठना, अपने टॉयज शेयर करना, तो थोड़ा बहुत अगर वो घर पे भी इस हिसाब से बच्चों को एक इंडिपेंडेंटली और एक रिस्पॉन्सिबली उनमें एक हैबिट डेवलप कर लें कि हमको आपके भाई बहन हैं उनके साथ भी आपको शेयर करना है, तो वो सेम चीज़ स्कूल में जब बच्चों के साथ क्या होता है ना, सम ऑफ देम आर सिंगल चिल्ड्रन, तो उनको ये सिखाना कि भाई शेयरिंग इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट, दिस टॉय इज नॉट जस्ट योर टॉय, वी हैव टू शेयर इट। सो वो भी हम थोड़ा सुझाव देते हैं पेरेंट्स को, that is very important। नहीं तो the child feels the sense of possession, you know, उनको बहुत, they're very possessive about their things। तो Correct. थोड़ा सा धीरे धीरे कि नहीं, you have to learn to share, you have to learn to talk to your friends। so individual activities कराइए, individual games खिलाइए, outdoor activities भी जो हम करवाते हैं, तो parents also should do a little bit of the same at home। थोड़ा सा अगर पेरेंट्स भी करें जो भी हमने एक्टिविटी कराई है स्कूल में, सो वी सजेस्ट द पेरेंट्स दैट दीज आर द एक्टिविटीज जो हम लोग कर रहे हैं। और अगर आप भी आपको भी कुछ हेल्प चाहिए, कोई सजेशंस चाहिए, ताकि घर पे भी हम बच्चों को कैसे एंगेज करके रखें। राइट, सो वो जो क्यूरियोसिटी लेवल स्कूल से ट्रांजिशन होके उनका जो एक टैलेंट है, उनमें जो एक एक्साइटमेंट होती है, वो बरकरार रहे घर तक, और सब बच्चा दूसरे इज रेडी टू कम बैक टू स्कूल। परफेक्ट। बहुत सही बातें मैम ने बताई हैं कि पेरेंट्स को गाइड करना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक पेरेंट्स काफ़ी हद सही भी होते हैं कई बार, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता हम है। टिप्स भी बहुत देते हैं, Exactly. रेगुलर मेल्स भेजते हैं, वर्कशॉप्स भी करते हैं पेरेंट्स के साथ, जी, और वन ऑन वन इंटरेक्शन भी हम करते हैं। अगर आपको Correct. लगता है आपका बच्चा सेटल नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली हम टाइम देते हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करें। Right. जैसे प्रीति जी ने कहा कि हो सकता है घर जाके वो एकदम क्रैंकी हो गया हो, उसको बिल्कुल नहीं जाना है दूसरे दिन, तो एक बैठ के हम लोग उस Right. पेरेंट के साथ बात करते हैं कि क्या हुआ था, Correct. was it something at home या कुछ स्कूल में उसको ट्रिगर हुआ है। राइट, सो ये इंटरेक्शन विद पेरेंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, मतलब हफ्ते में तो एक बार हमें 2 दिन बाद 3 दिन बाद करना ही पड़ेगा। हाँ, और टिप्स भी, गाइडेंस भी देना, थोड़ी सी वर्कशॉपिंग करना कि भाई आपको बच्चे को कैसे इंडिपेंडेंटली बच्चे को हम कैसे हैबिट्स डेवलप करें, ताकि वो खाए, 1 घंटा 2 घंटा बैठे तो कम से कम अपना जो स्नैक ब्रेक है, या स्कूल अगर स्नैक्स दे रहा है या वो टिफिन लेके आ रहा है, राइट, he drinks water regularly, so was all that little bit of my habits of the mind and habits of the child, routine habits, वो बहुत जरूरी है। तो करेक्ट, like we said, it is complete collaboration, so the parents are guided, proper guidance, proper Right. tips, राइट, and of course school is
सारे स्कूल्स पूरा सपोर्ट करते हैं ताकि ये जर्नी बहुत बहुत स्मूथ जर्नी रहे बच्चे की। वेरी ट्रू, बहुत सही पॉइंट्स दोनों ने ही शेयर किए हमारे एक्सपर्ट्स ने, और आपने सारे पॉइंट्स आई एम श्योर नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर आपकी भी कोई क्वेरी आपके स्कूल से है तो जाके बात करिए, डेफिनेटली आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और नहीं भी मिलता है तो भी आप एटलीस्ट ये अटेम्प्ट करें कि आप अपनी तरफ से थोड़ी सी अपने बच्चे को प्रिपेयर करें, मेंटली भी फिजिकली भी। उसके रूटीन के लिए तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा इंडिपेंडेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा घर पे अकेला है लेकिन जब स्कूल में जाता है तो टीचर को 32 बच्चे देखने पड़ते हैं या 20 बच्चे देखने पड़ते हैं। तो हमें भी ये समझना ज़रूरी है कि हर बच्चे को तो वो एक एक चम्मच मुंह में नहीं डाल पाएंगी, कोशिश ज़रूर करेंगी कि एटलीस्ट उनके साथ जो दूसरी टीचर हैं या हेल्पर होती हैं, आजकल तो ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है कि टीचर और चाइल्ड का रेशो कितना है क्लास में, वो सब स्कूल आजकल करने लग गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से वो सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। बट स्टिल कहीं ना कहीं हमें भी अपने एफर्ट्स डालने हैं एज अ पेरेंट कि हम थोड़ा सा अपने बच्चे को तैयार करें कि वो थोड़ा इंडिपेंडेंट हो, कि अपनी स्पून खुद पकड़ने की कोशिश करें। और आई एम श्योर आप देखेंगे द जॉय, जब बच्चा खुद उठा के खुद करने की कोशिश करता है ना, इतनी खुशी होती है उसको, और जब सीख लेता है तो आपको हाथ भी नहीं लगाने देगा, है ना। घर जाके बोलेगा कि भाई अपनी प्लेट पापा आप खुद रखो, हम तो स्कूल में हमारी प्लेट खाने के बाद खुद रखते हैं, खुद सर्व करते हैं, आप अपना खाना साफ रखते हैं। राइट, तो ये कितनी अच्छी बातें हैं जो बच्चे स्कूल से सीखते हैं और घर आके शेयर करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, और इसलिए कहते हैं कि स्कूल जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है जो हर चीज़ के ऊपर फोकस करता है, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर नहीं, पर बच्चे की हर स्किल के ऊपर फोकस करता है, और डेफिनेटली एज अ पार्टनर काम करता है। मतलब अगर आपके बच्चे में कोई भी तकलीफ हो रही है, नहीं भी हो रही है, अच्छा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, हर जगह पर बच्चे को भी और आपको भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको भी वही भूमिका निभानी है, आपको भी स्कूल्स के साथ सपोर्ट बन के काम करना है, तो बच्चों को फ़ायदा होगा। हमें बाद में हो चलेगा, पर बच्चों को होना ज़रूरी है। तो मैम थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते एक ब्रीफ छोटा सा मैसेज प्रीति मैम पहले आपसे लेंगे, क्या कहेंगे अगर कोई भी पेरेंट अपनी ये फर्स्ट जर्नी स्टार्ट कर रहा है? एक तो एक्सेप्ट योर चाइल्ड एज इट इज़, वो जैसा उसे स्वीकार करिए, और स्कूल, टीचर और बच्चे का जो जीवन है, जो सफ़र है, वो आनंददायी बने, उस तरह का प्रयास करते रहिए। वंडरफुल, थैंक यू सो मच प्रीति मैम। सो मेरा यही एक सुझाव होगा कि आप ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए। आपने जिस विद्यालय में अपने बच्चे को डाला है उस पर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, एंड टुगेदर विद पेरेंट्स, ये बच्चे हमारा फ्यूचर है, हम इनको उज्जवल तभी बना सकते हैं जब हम लोग का सहयोग होगा, पेरेंट का और स्कूल का। वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थैंक यू सो मच आप दोनों का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी ऑडियंस का बिग बिग थैंक यू। हमारे साथ जुड़ते हैं लेकिन वीडियो शेयर करना क्यों भूल जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता है। तो प्लीज वीडियो जरूर शेयर करिए। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके जहन में चल रहे होंगे अभी और उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा। तो फटाफट जो भी ये लिंक आपके सामने फ्लैश हो रही है, ये शेयर करिए। VNM TV और VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि यहाँ पे जितने भी शोज आते हैं आपको उसकी एक टिंग 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 अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે
નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का गुजरात का वडोदरा शहर, जिसे हम कहते हैं कला नगरी, क्योंकि यहाँ महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय से कलाकारों को हमेशा प्राधान्य मिला है. बहुत इम्पोर्टेंस यहाँ कला नगरी में कलाकारों को मिलती है और हमेशा वडोदरा का हर कलाकार वीएनएम के ज़रिए आप तक पहुँचा है. आपको पता ही है वीएनएम 25 साल पूरे कर रहा है और 25 सालों के इन सफ़र में अलग अलग क्षेत्र के कलाकारों से हमने आपको रूबरू करवाया है. आज एक ऐसी ही खास कलाकारा से आपको मिलवाने लाई हूँ. नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी. कौन है ये कलाकारा और क्या करती हैं ये मैं ज़रूर आपको धीरे धीरे बताऊंगी. लेकिन कोरोना काल में बहुत कुछ हमने गंवाया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कोरोना काल में कुछ ना कुछ गेन भी किया है. खासकर वो जो सारे सपने, वो जो सारे शौक़ जो हम व्यस्तता के चलते पूरे नहीं कर पाते हैं, वो कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने पूरे किए हैं. और उन्हीं में से एक है वडोदरा की कांता वार्डे. तो आपको जानकर बहुत ज़्यादा ताज्जुब होगा कि कांता जी ने कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है और उसके बाद भी वो बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाती हैं. उन्होंने बहुत अच्छे फ्रेमवर्क बनाए हैं, बॉटल्स बहुत सुंदर बनाए हैं. सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखा दूं और उसके बाद कांता जी से भी थोड़ी सी बातचीत होगी कि आखिरकार ये जो आर्ट है उन्होंने छुपा कर कहाँ रखा था. तो देखा ना कितनी बेहद खूबसूरत आर्टवर्क उन्होंने तैयार किए हैं. और वडोदरा का हर आर्ट वीएनएम के ज़रिए, मैंने पहले ही कहा, आप तक पहुंचता है. और ये आर्ट शायद कहीं घर के कोने में छुपा हुआ था, जो उन्होंने भी कोरोना काल में ही अपने आप को निखारा है, संवारा है और फिर सीखा है, खुद ही अपने आप को मोल्ड किया है. कांता जी, बहुत बहुत स्वागत है वीएनएम में. हेलो. ये बहुत ही खूबसूरत आर्ट है. मतलब मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, देखती रहती हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन पर्सनली आपने जो किया है वंडरफुल. कहाँ से इस जर्नी की शुरुआत हुई? थैंक यू सो मच टू वीएनएम चैनल एंड यू ऑल्सो. मेरी जर्नी की शुरुआत एक्चुअली बोल सकते हैं बचपन से ही हो चुकी थी, बिकॉज बचपन से ही मैं पेंटिंग में, ड्राइंग्स में काफ़ी अच्छी थी. मैंने कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करती थी और मैं वहाँ पे अच्छी पोजीशन स्टैंड भी करती थी. लेकिन ऐसा कभी पहचाना नहीं था अपने हुनर को कि नहीं, कुछ एक अंदर आर्टिस्ट छुपा हुआ है और वही फील्ड में हमें आगे जाना चाहिए. तो नहीं पता चला. कॉमर्स में स्टडी किया, एमकॉम किया, उसके बाद कोरोना आया. सबको पता है कोरोना का. और वो कोरोना के टाइम में मैंने जस्ट एक पेंटिंग, ये मेरी फर्स्ट पेंटिंग है, ये मैंने जस्ट एक किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग देख के अपनी एक पेंटिंग, मतलब इसको बनाने का ट्राई किया. और बनाने के बाद मैं खुद बहुत अमेज थी कि ये पेंटिंग बहुत अच्छी बनी थी. बिकॉज ये फर्स्ट अटैम्प्ट था. वैसे ये इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एज अ फर्स्ट अटैम्प्ट मुझे बहुत अच्छी लगी. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जो मैंने अपने आर्ट को, टैलेंट को पीछे छुपा के रखा था, दबा के रखा था, उसे मुझे अब निखारने का सही वक्त आ चुका है. और मैंने उसी फील्ड में फिर बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करती गई. आप सोचिए, अगर पहली पिक्चर इतनी खूबसूरत बन जाए तो फिर किसी के भी मन में ये अरमान तो ज़रूर जागेगा कि चलिए कुछ और करते हैं, चलिए कुछ और सीखते हैं. क्योंकि आर्ट जो है वो आपको
बहुत खुशी देता है। जब आप बहुत अच्छा कुछ कर लेते हैं तो ये आपको, आपकी सोल को हैप्पीनेस देता है, और वही कांता जी कर रही हैं कि अपनी खुशी को पिक्चर्स में ढूंढ रही हैं, क्योंकि आर्ट जो होता है वो हमेशा खुशियाँ देता है। तो अब आगे का सवाल यही बनता है कि ये सीखा कैसे? अब पहली पिक्चर तो बन गई, फिर उसके आगे की जर्नी, क्योंकि एक बार हम चीज़ें कर लेते हैं लेकिन उसे कंटिन्यू करना हमारे लिए थोड़ा सा कभी मुश्किल हो जाता है। तो कांता जी बताइए कि आगे की जो जर्नी थी, कोरोना में तो चलो कर लिया, फिर कोरोना चला गया, उसके बाद फिर इसे कैसे आपने एनहेंस किया? इसे मैंने अपने लाइफ का एक पार्ट बना लिया, और मैंने अपने डेली स्केड्यूल में फ़िक्स कर दिया कि मुझे 2 से 3 आवर्स अपने आर्ट को, अपने पेंटिंग को करना है, बिकॉज़ मुझे इसे एनहेंस करना है। क्योंकि टैलेंट था वो तो पता चल चुका था कि हाँ अब टैलेंट है, अब इसे कैसे एनहेंस करना है वो मेरे ऊपर था, और उसे मैंने डे बाय डे अपने डेली एक्टिविटीज़ में ऐड किया। मैंने बहुत आर्टिस्ट को फॉलो करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैंने उनको कॉपी करना स्टार्ट किया। उसके बाद काफ़ी सारे, ऐसा नहीं था कि मैंने हमेशा कॉपी ही किया, उसके बाद मैंने काफ़ी सारी इमेजिनेशंस भी बनाई है, और अपनी इमेजिनेशंस को मैंने काफ़ी सारी बॉटल्स पे भी ड्रॉ किया है, काफ़ी सारी पेंटिंग्स पे किया है। शौक जब हुनर आर्ट में तब्दील होता है तो वो इतने ही खूबसूरत तरीके से सामने आता है। कांता जी का भी कुछ ऐसा ही है कि उन्होंने अपने शौक को, अपनी कला को, उनके अंदर जो कला छुपी हुई थी उसे उजागर की, और इस कदर उजागर की कि अब उसे उन्होंने डेली रूटीन बना लिया है। बहुत खूबसूरत पिक्चर्स बनाए हैं, एक के बाद एक आर्ट वर्क मैं आपको दिखाऊंगी। आपके दिल के करीब कौन सा है, या जो बनाने में आपको बहुत मज़ा आया हो या बहुत चैलेंजिंग रहा हो कुछ? मुझे बनाने में सबसे ज़्यादा मज़ा विराट कोहली को आया था। अच्छा। बिकॉज़ ये मुझे बहुत पसंद है, और बहुत नीट बना था, और मुझे इसे देख के बहुत अच्छा लगता है कि ये मैंने बनाया है। कहानी बताइए, कहाँ से आपने देखा और फिर कहाँ से इंस्पिरेशन ली, क्योंकि ये शेड्स वाला पूरा पिक्चर दिख रहा है। इसे पैप आर्ट बोलते हैं, और ये मतलब इंडोनेशिया का एक आर्ट है, जहाँ पे सिर्फ इंडोनेशिया में ही ये लोग बनाया जाता था पहले, लेकिन अभी वर्ल्ड वाइड ये आर्ट फेमस होने लगा है। मुझे वैसे भी एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा ज़्यादा फॉर्म पसंद है, मतलब कलर्स, और मैं स्केच वगैरह बहुत कम करती हूँ, बोल सकते हैं कि नहीं करती हूँ। मुझे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट वो सब नहीं पसंद है, मुझे बहुत कलर्स पसंद है। और ये पैप आर्ट थोड़ा ऐसी फॉर्म में होता है कि इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, और इसका एक ये वो होता है कि इसमें कभी भी कोई चीज़ राउंड नहीं होती। आप देखेंगे इसमें हर चीज़ स्ट्रेट है, लाइन्स है, रेक्टेंगल्स है, ट्रायंगल्स है, तो सारे जो भी फॉर्म्स हैं वो इसमें लाइन से बनती है ये चीज़। तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, और बहुत कम आर्टिस्ट ये फॉर्म बनाते हैं, तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। तो ये सीखने की आपने कहीं से प्रेरणा ली कि कहाँ से मैं सीखूँ इसे, या यूट्यूब इस्तेमाल किया, या किसी से एडवाइस लिए? कभी कभी मैंने यूट्यूब का भी यूज़ किया, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल ही हम हर चीज़ अपने आप ही बना सकते हैं। इनिशियली तो हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ चाहिए जो आपको बूम करे, जो आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करे। तो यूट्यूब ऑब्वियसली यस था, और इंस्टाग्राम भी था। एक ये पिक्चर भी मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी कहानी क्या है? ये मैंने गणेश चतुर्थी जब होती है ना, वो टाइम में बनाया था। उस टाइम मैंने ऐसा सोचा था कि मैं जो गणपति के जो जितने 11 दिन होते हैं ना, वो 11 दिन मैं रोज़ नई पेंटिंग बनाऊंगी, और मैंने 6 डेज़ तक वो पेंटिंग्स बना भी ली थी। डेली मैं नई पेंटिंग बनाती थी, और ये मेरी फर्स्ट पेंटिंग है जो मैंने गणपति के फर्स्ट डे पे बनाई थी, और ये बहुत अच्छी बनी थी। और ये पेंटिंग मेरी एक बुक में भी पब्लिश हुई है। बहुत ही खूबसूरत है। कुछ और पिक्चर्स के बारे में मुझे बताइए। दीज ऑल आर ऑल्सो पैप आर्ट। मुझे सेलिब्रिटीज़ को ड्रॉ करना बहुत पसंद है, और जो मेरे फेवरेट सेलिब्रिटीज़ होते हैं मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनको ड्रॉ करूँ, और उन्हें मैं टैग भी करती हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा आर्टिस्ट जो प्रोफेशनल नहीं है उन्होंने ये बनाया है। आर्ट कभी भी किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता, ये हमेशा हम कहते हैं। कला जो होती है अंदर छिपी होती है, और इन्होंने इस कला को बहुत खूबसूरती से उभारा है। कांता जी, आप पैप आर्ट करती हैं, उसके अलावा क्या क्या बनाती हैं? मैं एक्रेलिक पेंटिंग से पेंट करती हूँ, वाटर कलर से करती हूँ, गॉश पेंट से करती हूँ। यूजुअली गॉश पेंट से मैं सीनरिक और जो लैंडस्केप पेंटिंग्स होती है वो करती हूँ। ये भी पैप आर्ट भी मैं दोनों फॉर्म से करती हूँ, मैं गॉश से भी करती हूँ और एक्रेलिक पेंट से भी करती हूँ। और उन्होंने बहुत सुंदर कुछ बॉटल्स भी बनाएंगे, उस पर कौन सा आर्ट फॉर्म बनाया है वो भी हम ज़रूर सुनना और देखना चाहेंगे। बहुत खूबसूरत बोटल्स आपने तैयार किए हैं, इनके बारे में कुछ बताइए।
बॉटल्स मुझे बहुत पहले से सब मैं कलेक्ट करती थी, मुझे जो अच्छी बॉटल्स दिखती थी ना तो मैं उनको कलेक्ट करती थी, लेकिन मुझे कभी बनाना नहीं आता था। मुझे पता नहीं था कि उन पे बेस कोट क्या होगा, उन पे टॉप कोट क्या होगा, क्योंकि इतना जितना इजी दिखती है ना उतनी इजी होती नहीं है। बहुत पेशेंस से करना पड़ता है इनको। तो फिर एक दिन मैंने जस्ट ऐसे ही ट्राई किया और मैंने बना दिया, तो मुझे पता चला कि अब इसमें ये चीज़ें करनी होती है। तो बॉटल पेंट करने के लिए हमें सबसे पहले चॉक पेंट से हमें बेस कोट करना पड़ता है और उसे ड्राई करके उसके बाद हम उसे एक्रेलिक का कोट देते हैं। और उसके बाद हमें जो भी हमारी इमेजिनेशन है, हमें उस पर पेंट करना है या हमें उस पर कुछ स्टिकर चिपकाना है या कुछ भी, जैसे आपको जो भी करना है वो आप उसके बाद कर सकते हैं उसके ऊपर। और उसके बाद उस पर लास्ट में हमें स्प्रे करना होता है, बिकॉज जो पेंट होता है वो कभी ख़राब ना हो फ्यूचर में। ये भी कहीं से आप इंस्पिरेशन लेते होंगे? नहीं, बॉटल्स मैं खुद से बनाती हूँ। खुद से बनाते हैं। और कितना टाइम लग जाता है ये बॉटल्स बनाने में? बॉटल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपका माइंड सेट है, आपको पता है कि आपको क्या चीज़ बनानी है, तो 2 से 3 आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। आजकल हम सबके घर में बहुत सुंदर आर्ट वर्क, क्योंकि वैसे ही हम कला नगरी वडोदरा में रहते हैं, आर्ट सिटी है हमारा, और आर्ट को वडोदरा बहुत अच्छे से जानता है। और ऐसे में ऐसे खूबसूरत आर्ट पीसेस हमें भी घर में बहुत अच्छे लगते हैं। सोचिए कि आप भी इसे घर में बना सकते हैं। कांता जी, क्या आसान है घर में इसे बनाना, अगर कोई चाहे कि चलिए देखकर हम कुछ करते हैं? बिल्कुल, अगर किसी में कोई भी चीज़ काम करने की चाह है तो वो हर इंसान कोई भी काम कर सकता है और बहुत आसानी से कर सकता है। बस थोड़ी सी लगन और थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। थोड़ी सी लगन और थोड़ी सी मेहनत, और ये मेहनत आपको इंटरनेशनल लेवल पर भी नाम कमा कर दे सकती है। हाल ही में दुबई में कांता जी का उन्हें खास अवार्ड मिला है, उनका सम्मान हुआ है। कांता जी, उसके बारे में बताइए, दुबई में जो आपको अवार्ड मिला है। दुबई में जो मुझे अवार्ड मिला वो ग्लोबल एम्पायर इवेंट्स द्वारा वो प्रोग्राम था, और वुमेन लीडर फोरम में मुझे बेस्ट आर्टिस्ट का एक अवार्ड मिला है, जिसमें मेरी पूरी नॉट एज अ पर्टिकुलर पेंटिंग, पूरा एज मेरी प्रोफाइल और मेरे पूरे आर्ट वर्क को देख के उन्होंने मुझे चूज़ किया था इस चीज़ के लिए। वडोदरा में वीएनएम के ज़रिए आप देखते हैं कि हर सप्ताह, हर महीने, हर साल यहाँ तरह तरह के एग्जीबिशंस लगते ही रहते हैं। कांता जी, क्या आप भी कभी एग्जीबिशन में पार्ट किया या आपने अपने आर्ट वर्क को एग्जीबिशन में रखा, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, मैंने अभी कुछ महीने पहले ही एक एग्जीबिशन था बड़ौदा में और मैंने उसमें पार्ट किया था। वो 1 डे का एग्जीबिशन था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छे मतलब लोगों ने मुझे इंक्वायरी किया, इवन बड़े बड़े आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर्स ने मुझे अप्रोच किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं तो उस चीज़ से मुझे आगे बढ़ने की काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। कांता जी से अब अगला सवाल मैं यही पूछना चाहूँगी कि काफ़ी कुछ तो अचीव कर लिया है, लेकिन अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? क्या और आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या और करना चाहते हैं आप आगे? ये जस्ट एक शुरुआत थी, मुझे काफ़ी आगे जाना है। मेरी एक इच्छा है कि एक इटली के एक आर्टिस्ट हैं फैबिनो मिलानी करके, मैं बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ उनके आर्ट वर्क से, और मेरी एक ड्रीम है कि मैं उनके वर्कशॉप में जाऊँ और उनसे मुझे आर्ट सीखने का मौका मिले। अब अगला सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि जो लोग अपने सपनों को कहीं ना कहीं पीछे छुपा के रख लेते हैं, खासकर फीमेल्स, जब शादी हो जाती है, बच्चे में, फैमिली में इतने उलझ के रह जाते हैं कि अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं। एक वक्त आता है जहां आपको ये मौका मिलता है कि चलिए अब जिम्मेदारियां थोड़ी सी हल्की हुई है, हम आगे बढ़ सकते हैं, तब उन महिलाओं के लिए क्या मैसेज देंगी? कांता जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कुछ करने की क्षमता होती है, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, जिम्मेदारियों में बढ़ जाते हैं एंड ऑल। ऐसी कुछ फीमेल्स जो घर में रहती हैं, उनको क्या मैसेज जाएगा आपका? मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम हर किसी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा होता है, तो अपने टैलेंट को पहचानो और उस पर वर्क करो। आप अगर सीरियसली अगर आप किसी चीज़ पे सच्चे दिल से आप चाहते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। बाकी सब एक्सक्यूज़ होते हैं कि नहीं मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, और ये सब चीज़ें फालतू होती है। तो अगर आप में टैलेंट है तो प्लीज़ आप रुकिए मत और कुछ ना कुछ करिए। जो भी हुनर है, जो भी शौक़ है, जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, जो बचपन में, जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, आप करना चाहते थे, उसे हमेशा कंटिन्यू करिए, बहुत मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने का। कांता जी जैसे लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन होते हैं हर उस एक फ़ीमेल के लिए जो अपने आर्ट को नहीं पहचान पाते हैं। अगर आप में कहीं भी छोटा सा भी
कोई बीज ऐसा है जो पौधे के रूप में पनप सकता है, ज़रूर उसे एनहेंस कीजिए। और कांदा जी की बहुत खूबसूरत तस्वीरों के साथ फिर एक बार आपको छोड़े जा रही हूँ, क्योंकि ये वाकई में दिल खुश करने वाली है।